नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर खास डिबेट करेंगे। हरियाणा सरकार के काम को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब तक कई पोर्टल लॉन्च कर चुकी है, जिसका लाभ प्रदेश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। इन पोर्टलों की सफलता को देखते हुए हरियाणा सरकार लगातार समय समय पर नए पोर्टल लॉन्च कर रही है, ताकि लोगों तक सुगमता तक फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सीएम मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनने से पहले आम जनता के बीच में रहते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जब कोई आम व्यक्ति अपने छोटे से छोटा काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसे कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। लंबी कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक खिसकने में लंबा समय लग जाता था। दफ्तरों के कई चक्कर लगाने के बाद भी बाबुओं की जेब गर्म किए बिना आम आदमी के लिए अपना काम करवाना संभव नहीं होता था, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा था, साथ ही सरकार को राजस्व का मोटा नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं चूकते थे। हालांकि कुछ पोर्टलों अथवा ऑनलाइन सुविधाओं में शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, सरकार को भी इससे दो चार होना पड़ा। लेकिन जब भी कोई नया काम करते हैं तो शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन जब हम उन कामों को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं तो परेशानियां खुद ब खुद ही भाग जाती हैं। हरियाणा की जनता को सरकारी कामकाज करवाने के दौरान होने वाली तमाम तरह की दिक्कतों से निजात दिलवाने और भ्रष्टाचार जैसे समस्या को पूरी तरह से निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही तमाम विभागों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देना शुरू किया, जो करीब 9 साल पहले शुरू होने के बाद आज भी निरंतर जारी है, जिनसे आम लोगों को तो सुविधाएं मिल ही रही है, साथ ही टैक्स पेयर का भी लगभग 1200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जाकर आम जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। जी हां, आपको ये भी बता दें, पहले आपातकाल की स्थिति या कोई समस्या आने पर आम जनता के पास सिर्फ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस ही हेल्पलाइन नंबर होते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देने से आज आपके घर की बिजली चली जाए तो 1912 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अपने घर या आसपास पानी, सफाई या कोई भी परेशानी हो तो आप ऐप के थ्रू 311 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं डायल 112 तो आम जनता के लिए कहीं तरह से उपयोगी साबित हो रहा है। इसके अलावा सैकड़ों ऑनलाइन सर्विसेज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। तो सुना ये आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। पोर्टल की सरकार कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या काम करेंगे भाई। जो इस सरकार ने तमाशा कर रखा है ना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं, ये सब खत्म कर देंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे कमलेश शास्त्री जी, जो जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं, जो मनोहर लाल के साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जनता के साथ जुड़ के काम करते थे और उन्होंने देखा कि कागजी कार्रवाई किस तरीके से जनता को परेशान कर रही है। तो उन्होंने, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल का माध्यम चुना।
तो बहुत बहुत स्वागत है कमलेश शास्त्री जी आपका। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने जब वो सरकार में आए उनको पता था कि कितनी कागजी कार्रवाई में और इंसान को भ्रष्टाचार भी था उसमें, तो इस पे लेकर आपका क्या कहना है? नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में यह बताना चाहूँगा कि आज हरियाणा सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त के पथ पर चल रही है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो ही रहा है, इसके साथ साथ सुगम जनता तक पहुंच रही है। सुगमता क्यों पहुंच रही है? हम अपने घर से बैठ कर के ऑनलाइन प्रक्रिया से अपने कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, घरेलू कागजात हैं, या बिजली का बिल पे करना है, या हमारी कोई परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड कोई बात है, या अन्य कोई बैंकिंग की बात है, कुछ भी है, वो ऑनलाइन के माध्यम से हम सुगमता से उस कार्य को कर लेते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार का भी कम होना संभव है, क्योंकि जब हम दफ्तरों में जाते हैं तो कई बार स्थिति उल्टी हो जाती है। कभी बाबू छुट्टी पर है, कभी अन्य किन्हीं कारणों से इसमें ये कमी बेसी है। जब हम पोर्टल के माध्यम से कोई चीज़ पुटअप करेंगे, या कंप्यूटर के माध्यम से, या CSC सेंटर के माध्यम से हम जनता के अपने उस चीज़ को, हक को मांगेंगे, तो उसमें जो कमी बेसी होगी वो हमें तुरंत पता चल जाएगी वहीं पर ही। अगर उससे आगे वो फार्म नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस चीज़ को हम हरियाणा सरकार की इस नीतियों से जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, जी, इसमें सभी विभागों के लिए काम बांटे गए हैं, जिसमें हमारा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है, इसमें भी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से, सिलाई कढ़ाई सेंटर के माध्यम से, और ब्यूटिशियन के कोर्सेज हम बच्चों के लिए कराते हैं, महिलाओं के लिए कराते हैं, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। इस योजना को चलाने का मुख्य जो कारण था वो ये था कि भाई जो अंत का व्यक्ति है, इस योजना के माध्यम से उसको कुछ लाभ मिले, वो बराबर आने की कोशिश करे, और 1,80,000 की जो इनकम है उससे ज़्यादा वो अपना कमाए। ये सरकार की कुछ अच्छी नीतियां हैं, जिन कारणों से सरकार की इन नीतियों के माध्यम से जनता को लाभ भी मिल रहा है। अभी लगभग 9 वर्ष हुए हैं मनोहर लाल को सरकार में, लेकिन लगातार जिस तरीके से वो ऑनलाइन प्रणाली को सफल होते देखते हुए वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी सरकारी काम हो वो सारे ऑनलाइन हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पेपर की बचत होती है, समय की बचत होती है, और भी बहुत सारी बचत होती है। लगभग एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो इससे 1200 करोड़ रुपए की बचत होती है, जो घूम फिर के सीधा आम जनता को दी जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा स्पष्ट तौर से कि एक तो व्यक्ति का समय बचता है, जी, सब व्यक्ति के साथ साथ में अगर वो टैक्स भी सही समय पे करता है, किसी प्रकार का भी टैक्स है, इनकम टैक्स से लेकर के बहुत सारे जो टैक्स हैं हमारे, नगर निगम के हो गए, GST के वगैरह वगैरह, जो भी टैक्स हैं वो सभी समय पर पे कर दिए जाते हैं। लोगों को भागा दौड़ी इस ज़िंदगी में वो समय पर वो चीज़ों को दे देता है, और सरकार को ये बेनिफिट हो जाता है कि जनता समय पर वो अपना कार्य ले रही है हमसे। उसके एवज में हमें सिर्फ जो थोड़ी घनी परेशानियां आती भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको डिजॉल्व कर देती है। देर सवेर उसका जो भी नुकसान अगर होता भी है तो पोर्टल के माध्यम से उसको ठीक करके कर भी देती है। आप जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं, आपकी जनता से बातचीत भी होती होगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिखता है जनता में खुशी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बाबू के साथ चक्कर लगाने में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और देनदारी की खबरें ऐसी सामने आई हैं, काफ़ी चैनलों पर भी स्टिंग्स ऑपरेशन हुए इस पर। तो आपको क्या लगता है कि जनता आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती होगी, क्योंकि खट्टर सरकार लगातार 9 सालों से इस प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, बिजली जमा करने का काम हो, पुलिस का काम हो, या हरियाणा सरकार में अधिकतर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अब हो रही हैं। तो जनता का आपसे किस तरह की बातचीत होती है? देखो, हम ज़्यादा जनता के बीच में जाते तो नहीं हैं, परंतु इतना ज़रूर है कि हम अपने घरेलू कार्य को भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी बातचीत करते हैं, या
जाने का, किसी तरह कोई बच्चों से भी रिलेटेड हमारा वर्क होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी मैं पासपोर्ट बनवा रहा था अपना, उसमें कुछ कमियां थी, तो मैं जब गया वहाँ पर तो ऑनलाइन प्रक्रिया से वो सब कमियां मुझे नज़र आईं और मुझे मिनट लगा कि मैंने फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, मुझे वो समय पर चीज़ें उपलब्ध हो गई। इससे यही फायदा है कि अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जनता को समर्पित भावना से कि भाई ये पोर्टलों के माध्यम से, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, CSC सेंटरों के माध्यम से, परिवार पहचान पत्रों के पोर्टल के माध्यम से और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, हर लाभ को देने की कोशिश कर रही है ऑनलाइन। और रियलिटी में जो आपने भी बोला कि बाबुओं के चक्कर काटने से ऐसा होता था कि भाई देर सवेर फाइल रुक जाती थी, कुछ अपवाद होते हैं जो सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। सरकार तो अपनी अच्छी नीति से उस नीति को लाती है, अच्छी सोच के साथ लाती है, परंतु कई कारणों से वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा दुविधा नहीं होनी चाहिए, सुविधा ज़्यादा मिल रही है, जनता को दुविधा कम मिल रही है। अगर पूरे हरियाणा के एक परिदृश्य को देखें तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है और गांव-गांव की अगर मैं बात करूं तो पहले ऐसा होता था कि जो सरकारी ऑफिसेज थे उसमें इतना स्टाफ नहीं होता था और लोग ज़्यादा होते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली के होने से कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अगर अपना आवेदन करें या कोई शिकायत करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे नहीं लगता इस बारे में, क्योंकि एक जगह से हम 100 व्यक्ति भी एक साथ आवेदन कर रहे हैं। कहीं हाँ नेटवर्क की कहीं प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, परंतु आजकल नेटवर्क की मुझे तो हरियाणा में लगती नहीं है कोई जगह ऐसी है जहाँ पर नेटवर्क ना हो, और नेटवर्क है तो ऑनलाइन प्रक्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैं अभी देख भी रहा हूँ कि हमारा खुद का भी एक ये मोटिव है कि भाई ऑनलाइन ही हम सब कुछ करें, गूगल के माध्यम से। कई बार हम मीटिंगें भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ये अच्छी बात है कि समय की बचत होती है और ज़्यादा चक्कर ना काट करके समय पर चीज़ें मिल जाती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा। बस सबसे जो ज़रूरी बात है, जो सबसे ज़रूरी काम होता है, जनता का काम हो, चोरी चकारी हो या कोई भी पुलिस से बहुत ज़रूरी काम होता है या फिर एम्बुलेंस का, जनता स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम हो तो उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जैसे 1912 हो गया या फिर 112, ऐसे तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो उससे जनता को कितनी सहूलियत महसूस होती है? मेरे हिसाब से जो साइबर ठग हैं, जी जी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। साइबर ठग जो हैं, जो ज़्यादातर हमारे ऑनलाइन की जो प्रक्रिया हैं उनको वो हैक करने की कोशिश करते हैं और जनता के लोगों के पैसे को ऐंठने की कोशिश करते हैं, उस पर भी हरियाणा में जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, वो बहुत मजबूत है। और उसमें जैसे हरियाणा का एक मेवात इलाका था, वहाँ पर साहब पीछे हरियाणा पुलिस ने काफ़ी साइबर ठगों को वहाँ से अरेस्ट भी किया था कि भाई इस तरह के लोग हैं, और उन पर प्रक्रिया चली भी। तो मैं तो ये सही जो आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारे हरियाणा की जो पुलिस भी बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी संवेदना के साथ काम कर रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें, जो जैसा कि सर ने भी बताया है कि हरियाणा का जो परिदृश्य ऑनलाइन प्रणाली जो है वो कुल मिलाकर लोगों को तो फ़ायदा दे ही रही है। इससे कहीं ना कहीं एक तरह का रोजगार भी कहीं ना कहीं इससे पनप रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होगी तो गांव-गांव में ऑनलाइन शॉप्स खोली जाएंगी या किसी तरह का केंद्र खोले जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा। जी, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से गांव के क्षेत्रों में भी जाता रहता हूं। जी, हमारी जो बाल कल्याण की गतिविधियां हैं कुछ चलती हैं, तो मैंने देखा है कि गांव में पंचायत वाटिका के नाम से, पंचायत भवन के नाम से इस तरह के छोटे छोटे वो बने हुए हैं। वहाँ पर एक CSC सेंटर खोल दिया गया है। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो कंप्यूटर में माहिर बच्चे हैं, उनको सरकार बाकायदा रोजगार दे करके उनको बिठा रही है। और जो गांव के लोग हैं वो उस सेंटर पर जा कर के अपने कोई फार्म भरना है, कोई आवेदन करना है, आधार कार्ड बनना है या अन्य कोई भी लाभ लेना, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनना है, डोमिसाइल बनना है, ये सब चीज़ गांव के ही उस पंचायत में भवन के अंदर बना दिया जाता है। और उनको ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ना तहसील में जाने की ज़रूरत है, ना कुछ है।
ऑटोमेटिक बन करके 1 हफ्ते के अंदर, किसी का 15 दिन का समय, किसी में 7 दिन का समय, इस तरह सारी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उनमें एक समय बांट दिया गया। उसमें उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा। उसके 2 फायदे हो गए हैं, हम क्लिक करेंगे, अपना डाटा कहीं भी देख सकते हैं। 9 साल पहले जब मनोहर लाल खट्टर इस सरकार में आए थे, जब वह मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो जनता के साथ जुड़ के काम करते थे और उनको पता चला कि जनता के साथ पटल पर किस तरह की दिक्कतें हैं, और उन्होंने सरकार में आते ही जो सबसे पहला कदम लिया वो उन्होंने यही लिया कि पूरा जो प्रणाली है उसको ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। चाहे वो शिकायत का माध्यम हो, पुलिस कंप्लेंट हो, या एम्बुलेंस बुलाने की बात हो, या बिजली पानी जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनकी कोई शिकायत का मामला हो, तो आते ही मनोहर लाल ने इसमें ऑनलाइन प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत करी। और 9 साल पहले जब इसकी शुरुआत करी तो होता है कि कोई रथ जब चलता है तो होता है कि 2-3 साल में डगमगा जाए, लेकिन 9 साल पूरे होने के बाद आज भी ऑनलाइन प्रणाली पूरी सफलता के साथ चल रही है। और इसकी सफलता को देखते हुए लगातार सरकार और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है कि जनता तक कैसे और इस प्रणाली से जनता को जोड़ा जाए। तो हमारे साथ सर मौजूद थे। एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं सर, जैसा आप हरियाणा के एक अधिकारी भी हैं, तो सरकार के साथ जुड़ के आप काम करते हैं, तो मनोहर लाल की जो स्टार्टिंग का टाइम था और जब से लेके अब तक होता है कि बहुत योजनाएं चालू होती हैं और बंद हो जाती हैं, लेकिन अब लगातार 9 वर्षों से एक प्रणाली को मेंटेन करना कितना मुश्किल भरा एक काम होता है? इस विषय में तो मैं 2 ही बात कहूँगा कि जब किसी की नेक नीयत होती है तो सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। सरकार की नेक नीयत थी और ये 9 साल पूर्ण कर दिए हैं या करने जा रही है। वो सब स्थिति में सरकार जो सफलता का सीमा है, उन सफलता ले रही है, वो केवल इसी बात पे ले रही है कि नेक नीति है और भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है और सरकार उस पर कार्रवाई करती भी है। तो मैं तो अंत में यही बताना चाहूँगा दर्शकों को कि भाई ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाएं और समय की बचत करें और सरकार की जो नेक नीति हैं उन पर विश्वास करके अपना आगे चलें। तो ये थे जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचाई और लास्ट में उनका एक यही मैसेज था कि ऑनलाइन प्रणाली को अपनाएं ताकि सरकार की जो भी तमाम योजनाएं हो या फिर आपकी शिकायत वो सरकार तक त्वरित पहुंच पाए और आपको सुविधा तुरंत मिल पाए। जय हिंद। तो आपने सुना कमलेश शास्त्री जी ने जो आपको बताया कि अगर आपको सरकार से जुड़ना है तो सरकार आपके लिए जो डिजिटल प्रणाली लेके आई है, जो प्रणाली वो आपके लिए लेके आई है, उसका यूज़ करें ताकि सरकार और आपके बीच की जो दूरी है वो कम हो सके। हमारे साथ किरण मैम मौजूद हैं जो बाल गृह कार्यकर्ता है, जो जनता के साथ जुड़ के ये भी काम करती हैं और तमाम बच्चों के साथ ये जुड़े रहते हैं। मैम, ये सरकार की जो प्रणाली है ये एक तरह से जनता और सरकार के बीच के जो स्पेस है उसको पाटने के लिए जो प्रणाली 9 साल पहले स्टार्ट की गई थी, इसमें क्या कहेंगे आप? जी, मेरे ख्याल से ये प्रणाली बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए। जैसे कि सर ने बताया, मैं बच्चों के लिए साथ काम करती हूँ, तो बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी है ये प्रणाली। जैसे कि हमारी चाइल्ड लाइन्स हेल्पलाइन चल रही है, तो उसमें जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं या उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके थ्रू हम ऑनलाइन के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके लिए पहले हमें फिजिकली बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती थी, पर बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो हम देना चाहते थे। लेकिन अब ऑनलाइन के थ्रू हम वो सब बैठ के अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सुविधा के अनुसार दोपहर को, उसमें शाम या रात को भी अपने घर से भी वो सब सुविधाएं बच्चों को दे सकते हैं। समय की तो बचत है ही, जैसा कि कमलेश शास्त्री जी ने बताया और जैसा कि मैम बता रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी सुगमता है। चाहे आप घर पे हो या ऑफिस, चाहे कोई भी काम हो, चाहे बिजली के बिल भरने से लेकर या फिर कोई सरकारी फॉर्म भरने तक, उसमें वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी आपका काम हो तो वो आप ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं। मैम, 9 साल पहले ये जो ऑनलाइन प्रणाली खट्टर सरकार लेके आई थी और अब 9 साल पूरे हो गए हैं और लगातार खट्टर सरकार इस पे और काम कर रही है कि और कैसे ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच कनेक्ट हो सके। तो इस पे जो सरकार का जो रवैया है वो आपको इस पर क्या कहना है? सरकार की ये सारी प्रणालियाँ बहुत अच्छी है, सिर्फ आवश्यकता है तो इसके प्रति जागरूकता का फैलाने की।
मेरे ख्याल से जिन लोगों को अभी तक कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, कि लोगों के बारे में, और जो बहुत सारी स्कीम्स हैं वो लोगों को जानकारी नहीं है उसके बारे में कि हमारे लिए कि सरकार ने क्या क्या फ़ायदेमंद स्कीमें बनाई हुई हैं। तो इसके बारे में अगर जागरूकता फैलाई जाए तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। तो इसमें बहुत से सामाजिक जो कार्यकर्ता एजेंसियां हैं उनको भी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार कदम कदम पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी जैसे कि मैम ने बताया कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो गांव-गांव का लोग है वे इस डिजिटल प्रणाली का प्रयोग कर सके। मैम मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जो लोग आपसे बताया हो कि उनको ऑनलाइन प्रणाली से कितनी सुगमता से वो अपना काम कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, आप पहले देख सकते हैं कि हमें सिलेंडर भरवाने के लिए कितनी कितनी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, या बिजली का बिल भरने के लिए भी हमें लाइनों में पड़ना पड़ता था। लेकिन अब अपने घर बैठकर ही हमें अब सिलेंडर बुक कर सकते हैं, हमारे घर सिलेंडर आ जाता है सीधे, बिजली का बिल घर से भर सकते हैं। और एक सरकार की जो चलाई गई है विधवा पेंशन योजना, जो कि जगह जगह पर सरकार ने CWC वो खोले हुए हैं, जहाँ पर जाकर सभी महिलाएँ अपना फॉर्म वहाँ पे सबमिट करवा सकती हैं। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं इनके लिए। मैम आप बाल गृह कार्यकर्ता हैं, मतलब आप जिस डेजिग्नेशन पे अभी हैं, मतलब उस विभाग का कोई ऐसा काम हो जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी है, ताकि उनकी भी एक मदद हो सके? ये बच्चों के लिए ही खास तौर से काम करते हैं। बच्चों के लिए खुद एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ हम बच्चों की सारी अपडेट्स फिल करते हैं। अगर किसी को कोई बच्चा गोद लेना हो तो गोद लेने के लिए भी बच्चों को बहुत आसानी हो गई है अब, कि बच्चों को इधर उधर किसी पेरेंट्स को नहीं घूमना पड़ता, या कोई लावारिस बच्चा हमारे पास मिलता है तो वो सीधी सुविधा से हमारे पास आ जाता है और हम उसको पोर्टल पर डाल सकते हैं कि इस टाइप का बच्चा या इस तरह का बच्चा कोई उसे गोद लेना चाहता है तो वो आसानी से उसे ले सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रणाली को ओवरऑल अगर अब मैं 9 वर्षों का खट्टर का पूरा एक निचोड़ अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ तो ऑनलाइन प्रणाली को आप किस तरह देखते हैं? ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, इससे बहुत तरक्की हो रही है, हमारे टैक्स में भी कितने ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। ऑनलाइन होने के बाद ये जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है। जो पहले हमें कोई भी छोटा सा भी काम कराने के लिए किसी को पैसे देने पड़ते थे या कुछ करना पड़ता था, अब ऐसा कोई नहीं है। और किसी को जब सैलरी भी जाती थी तो कई विभागों में ऐसा देखा जाता था कि उनको पूरी सैलरी नहीं मिल पाती थी या कहीं कटता था। जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती थी, जैसा कि अब नहीं है। जब उनके खाते में सीधे राशि जाती है तो उन्हें वो पूरी राशि मिलती है। बहुत अच्छी बात कही किरण मैम ने कि जो कागजी कार्रवाई थी उसमें बहुत समय की भी खपत होती थी और कहीं ना कहीं जैसे कि सैलरी का भी इन्होंने बताया एक इशू था। लेकिन अब अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा फिर से बता दूं तो लगभग अगर एक रफ राउंड लें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का जो इस पूरे प्रणाली से फ़ायदा हुआ है और वो कुल मिलाकर जनता के कामों में लगाया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए और हरियाणा सरकार के काम को जनता के पटल तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। इस खास बातचीत में हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य भी मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि हरियाणा सरकार की जो डिजिटल प्रणाली है इस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं और जनता से बातचीत करते हैं। तो उनसे भी एक जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है, क्या जनता कह रही है इस डिजिटल प्रणाली के बारे में। जी आदित्य बताइए। हरियाणा की जनता को सरकार कामकाज करवाने के दौरान होने वाली तमाम तरह की दिक्कतों की निजात दिलवाने के लिए, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से सफाया करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के तमाम विभागों के कामकाज में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा देना शुरू किया, जो करीब 9 साल पहले शुरू होने के बाद आज पूरी निरंतर से उस पर काम लोगों की सुविधा मिल रही है। साथ ही टैक्स पेयर 1200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जाकर आम जनता के लिए किए जाने विकास कार्य में वो पैसा लग रहा है। तो आपने सुना कि हमारे संवाददाता आदित्य ने बताया कि किस तरीके से यह प्रणाली जो है एक तरह से अगर बोला जाए तो मील का पत्थर अभी आम आदमी के लिए साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप भी जनता के साथ मतलब सरकार के साथ अगर आपको जुड़ना है, कोई भी काम हो, चाहे बात करें आधार कार्ड बनवाने से लेकर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर बिजली पानी या तमाम आपकी ऐसी कोई भी समस्या हो या फिर आप कोई भी ऐसा काम जो सरकार का करना चाहते हो तो इस प्रणाली का प्रयोग कीजिए, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। तो आपने सुना कि कमलेश शास्त्री जी थे और किरण मैम हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के क्या क्या लाभ थे और किस तरीके से जनता भी इस पोर्टल से जुड़ सकती है, चाहे गांव की बात करें या शहरी की। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव चोपड़ा जी जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है बिजली विभाग हरियाणा से।
वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि उनका भी जनता से कहीं ना कहीं सरोकार था और 2009 से पहले भी वो हरियाणा सरकार के साथ मिलकर, उन्होंने खट्टर जी के साथ मिलकर काम किया है। चाहे आम जनता का कोई भी काम हो जो आम जनता की ज़रूरत से जुड़ा है, चाहे बिजली पानी या कोई भी काम हो। और आप तो सर बिजली विभाग में भी थे और एक तरह से अब ऑनलाइन प्रणाली हो गई है, तो जब आप अपने टाइम पे ऑफिस में थे तो उस समय ये प्रणाली चालू हो चुकी थी? आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका जो प्रश्न है वो बेसिकली रिलेटेड है जो पोर्टल्स जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किए, और ये जो अगर मैं आपको इसका इतिहास बताऊं तो पिछले 10 साल में इसको आप देखेंगे कि ये ज़्यादा पोर्टल्स आए इस मार्केट में, और ये केवल एक डिपार्टमेंट में नहीं आए, ये लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में इनको लागू किया गया। हालांकि पोर्टल्स की शेप और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सबकी अलग अलग थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो मैं समझ पाया, खासकर जो पिछले 8-9 साल में, उसका उद्देश्य ये था, जैसे मैं आपको बिजली विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार का जो आम तौर पे इल्ज़ाम लगता रहता है, आरोप लगते रहते हैं, उन सबको दूर करने के लिए सबसे उचित जो माध्यम सोचा गया वो यही था कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, उसको हमारे किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत ना पड़े, और ताकि कोई भी उसको पर्सनली मिलने की ज़रूरत ना पड़े, और ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगते हैं इनको सिरे से ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसी कारण से ये पोर्टल्स ऑनलाइन शुरू किए गए। कोई भी व्यक्ति जो भी कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, और अब तो खैर वो मोबाइल से भी हो गया, और उस समय क्योंकि तब मोबाइल जितने प्रचलित नहीं थे तो सभी कुछ कंप्यूटर से था। जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो खुद नहीं भी कर सकता, कहाँ केंद्र खुले हुए, उसके लिए सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले गए। तो ये जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है इसको लोगों ने बहुत खुशी से अपनाया। बहुत सी हमारे पास जितनी जो कंप्लेंट्स आया करती थी न्यू कनेक्शंस के लिए, कनेक्शंस में कोई चेंज कराने के लिए, एड्रेस चेंज कराने के लिए, तो वो सभी चीज़ें ऑनलाइन सिर्फ एक क्लिक पे ही संभव हो गई। और इससे ना केवल उपभोक्ताओं को फ़ायदा हुआ, जो हमारे सब डिवीज़न स्टाफ था, जो हमारे और महकमों में भी ऐसा हुआ होगा कि जो आम तौर पे जैसे सुबह से ही लाइनें लग जाती थी, जब से ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हुए तो सब डिवीज़न्स में लोगों का आना ही बंद हो गया। और अगर मैं आपको अभी भी ये कह सकता हूँ कि अगर आज आप किसी भी बिजली विभाग के अगर आप सब डिवीज़न में जाएं, उपमंडल में जाएं, तो आपको शायद ही कोई कंज्यूमर वहाँ पे आपको खड़ा मिले। और ये सब संभव हो पाया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही अब पोर्टल पे अवेलेबल है। तो उस समय जब आप थे ड्यूटी के टाइम पे, तो खट्टर सरकार से भी, मतलब डायरेक्टली अगर सीएम की बात करूं तो उनसे भी आपकी बातचीत होती होगी, तो उस समय ये प्रणाली आ चुकी थी? ये क्योंकि मैंने उस समय जैसे बिजली विभाग का जो बिजली मंत्रालय था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही था, और हमारी मीटिंग्स रेगुलर होती भी थी, क्योंकि मैं गुड़गांव में पोस्टेड रहा, तो यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट गुड़गांव में हुई है उसके बारे में मीटिंग्स काफ़ी होती थी, फरीदाबाद एनसीआर एरिया के बारे में। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैंने जैसे पहले भी एक बार कहा है कि वो उनका उद्देश्य एक ही था कि भाई जो हमारा आम नागरिक है उसको किसी ऑफिस में जाके लाइनों में लगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी बिचौलिए का सामना ना करना पड़े, या उसको किसी भी प्रकार से कोई ऐसी फीस या वो ना देना पड़े जो सरकारी या आधिकारिक नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनका शुरू से उनके उद्देश्य यही रहा, उनके मन में भी यही रहा कि मैं हर चीज़ को ऑनलाइन करूं, और ना केवल ऑनलाइन करूं, उसका जो नीचे तक जो असर है वो नीचे बिल्कुल गांवों तक भी पहुंचे। तो इसलिए चाहे वो बिलिंग सिस्टम हो, चाहे वो बिल डिपॉजिट करने का सिस्टम हो, उसमें अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। किसी को जैसे पहले मैंने देखा है कि आज से अगर हम 10 साल पुराना देखूं तो बिजली का बिल जमा कराने के लिए कई घंटे लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था, और लोग लगे रहते थे लाइन में। दोपहर के 2 बज गए, फिर 4 बज गए, और सबकी शिकायत ये रहती थी कि साहब पूरा दिन हो गया अब तक बिजली का बिल जमा नहीं करा पाए।
लेकिन अब अगर आप जाके देखें तो ऐसा कुछ नहीं, आप ऑनलाइन जमा कराइए, आप कई साधन बहुत जैसा कि सारी- आपने बताया कि उस समय मनोहर जी उस समय बिजली विभाग के मंत्रालय खुद देख रहे थे, तो आपकी भी क्या उनसे कुछ बातचीत होती थी कि जितनी भी समस्या आपने बताई कि इसका निदान के लिए ऑनलाइन प्रणाली, उस समय आपके साथ इसके बारे में कोई आपसे डिस्कशन हुआ था उनका? जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं एक बहुत ही बड़ी खूबी बताऊं आपको कि उनका जो कार्यशैली है और जो उनका काम करने का तरीका मैंने देखा, वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि वो सभी से परामर्श करते हैं, सभी से सलाह लेते हैं, सभी से फीडबैक लेते हैं, प्रॉब्लम्स की भी और उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो शायद यही कारण है, और वो सिर्फ हमसे ही नहीं, जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि सपोज़ करो अगर मैं कुछ सोच लूँ कि जी मुझे ये करना है, तो वो टेक्निकली भी वो फिजिबल होना चाहिए। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल हम ही से नहीं, जो भी जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट थे उन सभी से उनकी सलाह मेरे को जो है वो लेते रहते थे, और सभी से परामर्श करने के बाद ही जो फाइनल पोर्टल की जो शेप निकल के आती थी वो आप सभी के सामने है, और सभी को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो आपने एक काम करने का तरीका हमें बताया, मैं आपको एक बात और बता दूं कि समस्या जब तक निजी नहीं होती है, जब तक उसका निदान नहीं होता है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी वो देखते थे जनता के बीच जाके कि जैसे कि आपने भी बताया कि लाइनों में लोग खड़े रहते थे, चाहे वो बिजली का नया मीटर लगाने की बात हो या बिजली बिल जमा कराने की। और आज अगर 2023 की बात करें तो डिवीज़न खाली दिखेंगे, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन प्रणाली को अपना चुके हैं। बिल भरने से लेकर मीटर अप्लाई करने तक हरियाणा में ऑनलाइन प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। और जैसा कि सर ने भी बताया कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो काम करने का तरीका है, वो सामने वाले की पहले मुसीबत को समझते हैं कि उसको किस तरह की परेशानी है, फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर 9 वर्षों से जो ऑनलाइन प्रणाली चलती आ रही है, ये उसी का नतीजा एक है सर। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि जब तक हम किसी समस्या को स्वयं महसूस ना करें तो उसकी ना तो अहमियत पता लगती है और ना ही उसकी जो संजीदगी है वो पता लगती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हो सकता है उनको पहले भी इस चीज़ का आभास रहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद तो उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत से ऐसे चैनल हो जाते हैं जो उनको सच्चाई बताते हैं, और उन सच्चाई को फिर देखते हुए समझते हुए तो उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही हमें हमने गाड़ी का एक चेंज ऑफ नेम करवाना था, एक व्हीकल का, और हमें शुरू में ये डर लग रहा था कि भाई हम इसमें कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पूरा दिन वेस्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, और ऑनलाइन ही हमारी जो रजिस्ट्रेशन की जो आरसी जिसको बोलते हैं वो हमारे घर पर डिलीवर हो गई। तो इस प्रकार के केवल बिजली विभाग में नहीं, सभी विभागों में इसका असर आया। तो ये जो सर ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आपको भी कोई परेशानी आ रही हो, या तो आप खुद अपना सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं इस ऑनलाइन प्रणाली का, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपके नज़दीक में सेवा केंद्र मौजूद होते हैं जो आपको इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जो भी आपकी परेशानी हो, जैसे कि सर ने भी बताया कि उनको गाड़ी के ट्रांसफ़र का एक छोटा सा काम था जो ऑनलाइन हो गया, लेकिन अगर ऑनलाइन काम नहीं होता तो इनको भी चक्कर काटने पड़ सकते थे। तो ओवरऑल ये जो सुगम एक तरह से कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँ सीएम मनोहर लाल खट्टर की, क्योंकि जब तक आपको नब्ज की बीमारी का नहीं पता होगा, जब तक आप उसको संजीवनी कैसे देंगे, लेकिन अब 9 वर्ष जब वो सीएम बने, उनको पता था कि पटल पर क्या करना है। और आम जन, जैसे कि आपने भी बताया कि वो पहले आम लोगों की सोच तक जाते थे, फिर उसका निदान करते थे। आज उसी का ये नतीजा है। और चाहे अगर मैं बात करूँ सर, पुलिस का काम हो, एम्बुलेंस का काम हो, या फिर बिजली पानी से रिलेटेड कोई भी काम हो, ऐप के थ्रू लोग अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। 1912 जैसे कि नंबर है, उसके थ्रू भी लोग जुड़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो ऐप के माध्यम से और ये कॉल के माध्यम से दोनों ही ऑनलाइन प्रणाली का हिस्सा है। तो इस पर भी आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जनता को कहीं ना कहीं, सरकार और जनता के बीच का जो गैप है उसको कहीं ना कहीं ये कम कर रहा है? देखिए, जब से अगर आप पिछले 8-10 वर्षों में देखें तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिन चीज़ों को हमने आज से 8-9 साल 10 साल पहले कभी सोचा ही नहीं था, आज ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं। हर मोबाइल के ऊपर आप देखें तो इतनी ऐप्स आ गई हैं
हर चीज़ संभव है। आप अपना बिल ऑनलाइन जमा करा सकते हो, आप अपना लोकेशन दूसरे को बता सकते हो। आप अगर आपका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो जैसे आजकल अगर आपको कहीं किसी एड्रेस पे पहुंचना हो तो आपको कहीं रास्ते में रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा लोकेशन गूगल मैप खोलिए और आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसी प्रकार आईटी का इस्तेमाल करना और उसको सही दिशा में करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हालांकि ऐसा टेक्नोलॉजी तो बहुत अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, किस तरह से डिलीवरी की जाएगी। जी। और मैं एक चीज़ इसमें आपके माध्यम से एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी इनिशिएटिव्स, जितनी भी ये आपको सुविधाएं दी गई हैं ऐप्स के थ्रू या जितनी भी आपने देखा पोर्टल्स के थ्रू, आम आदमी को भी उसका इस्तेमाल करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी भी अगर आप देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब हमें इस ऐप का पता ही नहीं था। तो मैं एक आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, इवन आप कोई भी अगर आप सपोज करो बिजली विभाग से ही कुछ जानना चाहते हो, आप DHBVN की साइट खोलें, UHBVN की साइट खोलें, तो क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसको इतना सरल बना दिया गया है कि आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस ऐप को यूज़ करने की, उस पोर्टल को यूज़ करने की। तो आपने बहुत सारे 2-3 जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो काफ़ी मददगार भी है लोगों के लिए। अगर उनको कोई भी काम करना है तो ऑनलाइन प्रणाली का यूज़ कीजिए, इससे आपकी समय की भी बचत है और आप इसको कंफर्टेबली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे घर की बात करें या ऑफिस की। तो ओवरऑल ये जो हमारी आज इस खास बातचीत में हमारे खास मेहमान जुड़े, उन्होंने आपको बताया कि ये जो खट्टर सरकार की जो पूरी कार्यशैली है, जो ऑनलाइन प्रणाली जो उन्होंने जनता के लिए लाए हैं, कुल मिलाकर वो जनता को मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि वो अब दफ्तरों के चक्कर काटना बंद हो गया है। और एक तरह से अगर मैं बात करूं तो जो एक पेपर वर्क था उसमें भी लगभग 1200 करोड़ रुपए की बचत सरकार की हो रही है। तो इसमें सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ले लेता हूं कि ओवरऑल बचत भी इसमें एक मेन पॉइंट देखा जा रहा है, क्योंकि बीते 9 वर्षों में जो ऑनलाइन प्रणाली चालू हुई तो कहीं ना कहीं पेपर वर्क बहुत कम हो गया और उसके चक्कर में सरकार को भी राजस्व का फायदा हुआ है, जो अब जनता को वापस मिल रहा है। ये आपने बहुत ही एक अच्छा विषय उठाया और मैं बड़ा आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा। अभी आपको शायद अगर जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं उनको तो खैर ये मालूम है ही, लेकिन मैं आम आदमी के लिए भी ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो फाइलिंग सिस्टम है, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकारी दफ्तरों का काम जो है वो फाइल्स के थ्रू ही चलता है। कोई अप्रूवल लेनी है, बिल्कुल कोई आपने प्रपोजल पुटअप करनी है, तो आजकल जो फाइल्स का आदान प्रदान है वो सब भी ऑनलाइन ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गुड़गांव में बैठे हुए अगर मुझे कोई अप्रूवल चंडीगढ़ से लेनी है तो मैं उसको किसी को बाय हैंड किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है फाइल की, वो आप यहाँ से ऑनलाइन डिस्पैच करिए, आपके पास ऑनलाइन ही अप्रूवल आ रही है। और पेपर वर्क का जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली पूछा, तो पेपर वर्क तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब कोई ऐसा पेपर आमतौर पे जैसे आपने देखा होगा कि पहले लोग टाइपिस्ट के पास घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते थे कि जी मेरा नंबर कब आएगा, मुझे अपनी एप्लीकेशन टाइप करवानी है। आप कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट में भी आपको 2-2 घंटे लग जाते थे केवल एक सिंगल पेज का एफिडेविट टाइप कराने के लिए। आजकल ये सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ऑनलाइन है, पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार स्कैन करके अगर आप फ़ोटो खींच के भेज दें, वही सब जगह मान्य है, तो बार बार आपको कोई पेपर भेजने की जरूरत। ये तो आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। एक क्वेश्चन और है सर, क्योंकि मैं जनरली जनता से बातचीत करता रहता हूं, तो एक आम आदमी ने मुझसे शेयर किया कि पहले ऐसा होता था कि कोई काम होता था जो गुरुग्राम में अवेलेबल नहीं है तो उनको यहाँ से चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, किसी को अम्बाला जाना पड़ रहा है, तो ओवरऑल 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस जाके ऑफिस की छुट्टी लेके, और अगर ये ऑनलाइन प्रणाली नहीं होती तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये कैसे पॉसिबल हो पाता। लेकिन इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कहीं ना कहीं उस तरह के डिस्टेंस भी अब कम हो गए हैं, और ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से चाहे काम हो चंडीगढ़ का, अम्बाला का, तो आप ऑनलाइन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये इसका तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जैसे अभी लॉ ग्रेजुएट भी हूँ और मैंने कुछ केसेस भी जैसे हम कोर्ट्स में देखते हैं जी। अभी आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि बहुत सी, मेरे ख्याल में 90% केसेस की सुनवाई पीछे कोविड में वो शुरू हुई थी, क्योंकि कोविड में तो मजबूरी थी कि आपको सभी
अपीयरेंसेस, आपके सभी हियरिंग्स ऑनलाइन ही चलती थी। लेकिन अब क्योंकि कोविड का असर ख़त्म भी हो चुका है, इसके बावजूद भी ज़्यादातर कोर्ट्स में आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हो। आपको अगर आपका कहीं पे चंडीगढ़ में कोई केस लगा हुआ है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं केस लगा हुआ है, तो आपके पास ये ऑप्शन दी जाती है कि आपको एक लिंक भेजा जाएगा और आप उस लिंक पे कनेक्ट होके आप अपनी बात रखिए। इट इज़ जो आपकी अपीयरेंस, आप ऑनलाइन अपीयरेंस कर रहे हो, ये एज गुड एज ए पर्सनल अपीयरेंस ही मानी जाती है। तो इस प्रकार की बहुत सुविधाएं हो गई हैं और मेरे ख्याल में जो अगर आप आज की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर काम के लिए कहीं भागने की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड आप उस बात से अवेयर होने चाहिए। अगर तो इसलिए मैंने आपसे ये पॉइंट जोड़ा था कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, आम जनता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। अभी अवेयरनेस ना होना तो एक कारण हो सकता है, लेकिन पोर्टल्स की और ऑनलाइन सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर खुद ना कर पाए तो बहुत सारे सरकार ने सेवा केंद्र भी खोले, उन पे जाकर लोग फैसिलिटीज ले सकते हैं, बजाय कि दफ्तर जाया जाए और एक पेपर वर्क किया जाए, उसके बजाय आप सेवा केंद्र में जाइए, वहाँ आपकी पूरी मदद की जाएगी। सरकार इस और बड़े कदम भी आगे भी उठाती रही है और उठा भी रही है, तो आप सेवा केंद्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस खास बातचीत में हमने आपको बताया कि जो हरियाणा सरकार की जो डिजिटल प्रणाली थी, ओवरऑल वो जनता को किस तरीके से जनता और सरकार के बीच का जो स्पेस है उसको बांटने की बात कही गई है। और हमारे तमाम जो पैनल पे लोग जुड़े थे उन्होंने भी आपसे बताया कि आप भी अपने कोई भी आपको परेशानी हो, इस व्यवस्था का उपयोग कीजिए। और अगर आपकी भी कोई राय हो तो न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खबर को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद योगेश जी। जब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।